नमस्कार बच्चों, आप लोगों का एक बार इस नए चैनल यूसीआई कराला लाइव पे स्वागत है। एक बार फिर से चैनल का नाम आप लोग ध्यान से समझ जाइए। चैनल का नाम है यूसीआई यूसीआई कराला लाइव। इस चैनल को हम हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने अभी नया नया लॉन्च किया है। इस कोचिंग यूनिक कोचिंग के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, अभी फिलहाल दिल्ली पुलिस के एग्जाम होने वाले हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग लगातार प्रश्नों की श्रृंखला, मैथ की, रीजनिंग की, जीके की, कंप्यूटर की, सारे प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आएंगे। और जो बहुत ज्यादा संभावित प्रश्न होंगे करंट अफेयर वगैरह की, वो हम इस पर डिस्कस करेंगे। उसी श्रृंखला को आज शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया की बात करेंगे। इंडिया का एक सामान्य परिचय देखेंगे और इस सामान्य परिचय में जो हम लोग आज बात शुरू करने वाले हैं, वो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात शुरू करेंगे, ज्योग्राफी का एक सेक्शन लेते हैं। ज्योग्राफी के उस सेक्शन का नाम है सामान्य भारत। और इस सामान्य भारत का जो आज हम लोग 10-12 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं और उसके साथ जो अगल बगल की जो नॉलेज होगी साइड की, उनको भी देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आज का हम लोग टेस्ट स्टार्ट करते हैं, अपनी तैयारी का आगाज करते हैं। आखिर देखते हैं कि हमारी तैयारी किस लेवल तक पहुंची है, क्योंकि कुछ ही दिन बचे हुए हैं आपके एग्जाम्स में। तो बहुत ज्यादा जो ज्योग्राफी के संभावित प्रश्न हैं, उन्हीं प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है, which of the following is the highest peak of अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप्स। तो आपके सामने क्वेश्चन आ गया। हिंदी में इसको हम कह सकते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, सैडल पीक, पारसनाथ, धूपगढ़ और अनाई मोदी। तो लगातार बच्चे अपना कमेंट करिए, जिनको इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है वो लगातार कमेंट करिए और जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, ठीक है। इसके बाद मैं इस क्वेश्चन का आंसर बताता हूं, जल्दी करिए। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। अंडमान निकोबार की जो सबसे ऊंची चोटी है, उस चोटी का नाम है, उस चोटी को कहते हैं सैडल पीक। तो जो सैडल पीक है वह अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। अब इस चोटी के बारे में हम लोग यहाँ पर ध्यान देते हैं कि इंडिया में इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि इंडिया में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें आप देख लो ध्यान से कि भारत में बहुत सारी चोटियां हैं और उन बहुत सारी चोटियों में हमारे पास जैसे स्पेशली जो हमारा हिमालय है, तो हिमालय की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम होता है माउंट एवरेस्ट। यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिवीजन आपको करा देता हूं। हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। और उसके बाद अगर आपसे इंडिया की सबसे ऊंची चोटी पूछे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, तो उसका नाम हो जाएगा कंचनजंगा। उसका नाम है कंचनजंगा। जल्दी जल्दी बच्चे बताते रहेंगे और अपना रिवीजन करते रहेंगे। कंचनजंगा। अगर यहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछता है, सॉरी यहाँ पे इंडियन हिमालय रहेगा, इंडियन हिमालय, तो इंडियन हिमालय की जो सबसे हाईएस्ट पीक होगी इंडियन हिमालय की, वो कंचनजंगा होगी। लेकिन अगर इंडिया की हाईएस्ट पीक पूछेगा कि सिर्फ इंडिया की हाईएस्ट पीक बताइए, तो इंडिया की जो हाईएस्ट पीक होती है उसका नाम होता है केटू या फिर काराकोरम। केटू या फिर काराकोरम। तो जो काराकोरम है ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। काराकोरम माउंटेन पे लोकेटेड है और केटू को अलग से हम गॉडविन आस्टीन के नाम से भी जानते हैं। तो इसको चाहे गॉडविन आस्टीन कहिए चाहे केटू कहिए, ये काराकोरम माउंटेन रेंज पे लोकेटेड है और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। वैसे अगर यहीं पे क्वेश्चन आपसे पूछे कि पूरे वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी बताइए, तो फिर आपको सेम आंसर देना है माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट हिमालय में लोकेट करता है और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी होने के साथ साथ ये पूरे विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी है। और भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो केटू है, लेकिन हिमालय का वो पोर्शन जो इंडिया में स्थित है, उस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी आपके सामने आएगी कंचनजंगा। नोट करते जाएंगे बच्चे लगातार। उसके बाद आगे देखिए, इसके बाद यहां पर और जो क्वेश्चन आता है
हमारे पास और भी माउंटेन्स है, जैसे अरावली। अगर आपसे वो पूछते हैं कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, तो जो अरावली है बच्चों, उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, उसकी चोटी का नाम है गुरु शिखर। अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। इसके अलावा आपके सामने और एक माउंटेन रेंज आ रही है, विंध्यन। ये जो विंध्यन माउंटेन रेंज है, जिनको आ रहा है वो कमेंट भी कर सकते हैं, तो लगातार कमेंट भी आप करते रहिए। जो विंध्यन है, विंध्यन माउंटेन रेंज की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुडविल पीक। यह गुडविल पीक, इसको हम गुडविल पीक कह सकते हैं। लोकेशन इसका अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में है। जैसे गुरु शिखर का लोकेशन देखें तो ये राजस्थान में है। एक और यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि सतपुड़ा की सबसे हाईएस्ट पीक का नाम बताइए। एक और हमारे पास माउंटेन रेंज है सतपुड़ा। तो जो सतपुड़ा की सबसे हाईएस्ट पीक है, इसका नाम है धूपगढ़। धूपगढ़, ये जो धूपगढ़ है, ये इसका भी लोकेशन आप देखेंगे तो ये भी मध्य प्रदेश में लोकेट करता है। तो ये सतपुड़ा की सबसे हाईएस्ट पीक है। इसके बाद आपके पास साउथ इंडिया आता है, और साउथ इंडिया की जो सबसे हाईएस्ट पीक है, साउथ इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक, ये तो अभी सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल के भी पेपर में क्वेश्चन आया था, अभी 4-5 दिन पहले ये पेपर हुआ था। तो इसमें भी इन्होंने पूछा था सेम यही क्वेश्चन कि साउथ इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक का नाम बताइए। तो साउथ इंडिया की जो सबसे हाईएस्ट पीक है, इसका नाम है अनाईमुदी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, और अभी जस्ट सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल में आया था। तो आपके सामने जब वो पूछते हैं दिल्ली पुलिस में कि आप बता दो कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, आपको बताना है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सैडल पीक। इसके बाद दो चीजें मैं यहां पे और बता दूं कि अगर यहाँ पे चोटी से रिलेटेड आपसे अगर वो पूछते हैं कि ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, जो ईस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी यानी पश्चिमी घाट जिसको हम कहते हैं, जो अरब सागर के सहारे फैला हुआ है। और अपने पास एक और घाट है जिसका नाम है वेस्टर्न घाट। तो जो वेस्टर्न घाट है और ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनाईमुदी। सेम वही, एक सेकंड सॉरी, जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनाईमुदी। पश्चिमी घाट अरब सागर के कोस्टल लाइन पे लोकेट करता है, और जो ईस्टर्न घाट है ये बे ऑफ बंगाल पे लोकेट करता है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, इसकी चोटी को हम विशाखापट्टनम भी कह सकते हैं या फिर महेंद्रगिरी। एक्चुअल में ये रेजिडुअल्स माउंटेन्स है, तो अलग अलग किताबें इसको अलग अलग कहती हैं। दिल्ली पुलिस में भी एक बार एक क्वेश्चन इन्होंने बनाया भी था कि ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, तो उसमें इन्होंने जो महेंद्रगिरी की पहाड़ी है, ये महेंद्रगिरी उड़ीसा, उसके आसपास के रीजन को माना था। चलिए अब हमारे सामने दूसरा जो क्वेश्चन आता है, इसके बाद हमारे पास सामने दूसरा जो क्वेश्चन आ रहा है वो है आपके सामने, फर्स्ट इंडियन स्टेट विच इज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस आफ्टर इंडिपेंडेंस। इसका मतलब है कि आजादी के बाद भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो आजादी के बाद भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य 1947 के बाद कौन था। आपके सामने ऑप्शन दे दिए गए हैं, आंध्र प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु या उड़ीसा। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करिए कि भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था। बहुत अच्छे कमेंट लगातार आ रहे हैं। और इसमें आप देखिए, अब मैं आंसर आपको बता रहा हूं, भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। तो जितने बच्चों ने आंध्र प्रदेश कमेंट किया है, बिल्कुल अपनी तैयारी अच्छी मानिए। और यहां पर देखिए कि भाषा के आधार पर राज्यों का जो कंस्ट्रक्शन हुआ या ऑर्गेनाइजेशन, रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, वो कैसे हुआ, उसकी एक ब्रीफ हिस्ट्री हम यहाँ पे चेक करते हैं। आपको पता है कि इंडिया 1947 में आजाद होता है, और इंडिया जब 1947 में आजाद होता है, इंडिया जब 1947 में आजाद होता है, तो उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे आप ये समझ लो कि हमारे सामने
दो तीन दो तीन जो है कि समस्याएं थी। उनमें सबसे बड़ी जो समस्या थी वो भाषा के आधार पर भाषा के आधार पर राज्यों की मांग, ये सबसे बड़ी समस्या थी। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो ये मांग कर रहे थे कि भाई हमको भाषा के आधार पे राज्य चाहिए। क्योंकि उस समय का अगर आप मैप देखोगे तो उस समय आप जैसे अगर हम साउथ इंडिया की ही बात करें तो उस समय क्या होता था, जैसे ये केरल नहीं था, इसको ट्रावेणकोर कहते थे। ये आज का जो तमिलनाडु दिख रहा है ये इसको हम मद्रास कहा करते थे। कर्नाटका वगैरह का बेल्ट मैसूर कहलाता था। ये पूरा बेल्ट आंध्र प्रदेश तेलंगाना वगैरह का बेल्ट हैदराबाद कहलाता था। महाराष्ट्र और गुजरात वाला बेल्ट जो है सारा बॉम्बे कहलाता था। तो भाषा के आधार पर राज्यों की मांग तो काफी दिनों से हो रही थी, लेकिन आजादी के बाद ये मांग जो है वो अंग्रेजों के समय से मांग हो रही थी, लेकिन आजादी के बाद ये बहुत तेज हो गई। और इसी को देखते हुए हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक कमीशन बनाया जिसका नाम रखा धर आयोग या धर कमीशन। इस कमीशन से पूछा गया कि भाई आप बताओ कि भाषा के आधार पर क्या राज्यों को पुनर्गठित कर देना चाहिए। तो इस कमीशन ने सीधे सीधे नेहरू को मना कर दिया कि नहीं भाई, अभी हमारी सिचुएशन ऐसी नहीं है, अभी हम नया नया आजाद हुए हैं, तो हम भाषा के आधार पर राज्यों को पुनर्गठित नहीं कर सकते। लेकिन लोग जिद में थे, लोगों की मांग थी कि हमको भाषा के आधार पर राज्य चाहिए। तो इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए नेहरू ने एक और कमेटी बनाई जिसका नाम उन्होंने रखा जेवीपी समिति या जेवीपी कमेटी। ये जेवीपी समिति जो बनाई गई थी इसमें 3 मेंबर थे। खुद जवाहरलाल नेहरू इसके मेंबर थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और पट्टाभी सिंह थे। इन तीनों ने मिलकर एक कमेटी बनाई जेवीपी, और इन्होंने ये सर्च किया, इस पर काफी आंकड़े और रिपोर्ट जुटाए कि क्या भारत को भाषा के आधार पे ऑर्गेनाइज करना चाहिए, रीऑर्गेनाइज, या नहीं करना चाहिए। तो फिर रिपोर्ट आई कि भैया नहीं, आप अभी इंडिया को भाषा के आधार पे नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया की इंटीग्रिटी को अभी बहुत बड़ा खतरा है। तो अभी हमें भाषा के आधार पे खतरा है, इस वजह से हम इसको नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने क्या किया कि भाई कमेटियां तो बनाई और कमेटियों की रिपोर्ट भी आई, लेकिन कमेटियों की रिपोर्ट ने सीधे सीधे मना कर दिया। तो अब क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश जो उस समय हैदराबाद के नाम से जाना जाता था, उसका उस समय नाम क्या था भाई, हैदरा। और इस हैदराबाद में कुछ कन्नड़ बोलने वाले भी रहते थे, कुछ तमिल बोलने वाले भी रहते थे और कुछ तेलुगु बोलने वाले भी रहते थे। अच्छा, यहाँ पे तेलुगु बोलने वालों की संख्या ज्यादा थी। तो तेलुगु वाले लगातार ये मांग कर रहे थे कि भाषा के आधार पर हमको ये राज्य दे दो, यानी हैदराबाद का नाम बदलो या हैदराबाद ही रखो, लेकिन यहाँ पे तेलुगु वाले ही रहेंगे। इस मांग का जो नेता था, उस नेता का नाम था श्री रामुलु। ये नाम आप जरूर याद रखिएगा, श्री रामुलु। ये जो श्री रामुलु थे एक स्वतंत्रता सेनानी थे, गांधी जी के साथ स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिए थे। तो ये काफी सम्मानित और एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, बुजुर्ग हो चुके थे। तो ये अपने तेलुगु वालों के लिए क्या किए कि आंदोलन की मांग करने लगे कि भाई हमको भाषा चाहिए, और आंदोलन करते हुए आमरण अनशन पे बैठ गए। अच्छा, जब आमरण अनशन पे बैठे तो नेहरू ने थोड़े दिन इनको इग्नोर किया, सोचा अरे यार ऐसे ही बैठा हुआ है तो बाद में आ जाएगा, फिर उठ जाएगा वहां से, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ये बड़ा जिद्दी आदमी था श्री रामुलु। ये क्या किया कि लगातार 56 डेज तक, आप ये याद रखना, ये लगातार 56 दिनों तक आमरण अनशन पे बैठा रहा, और फाइनली 56वें दिन इसकी मौत हो गई। और जैसे ही इसकी मौत होती है, ये घटना 1950 की चल रही है, 1952-53 में ये सारा का सारा माहौल बिगड़ रहा है। तो 52 और 53 मान लो, 1-2 सालों से पूरा माहौल बिगड़ रहा था। आमरण अनशन पे रामुल्लू 53 में बैठ गए थे। तो 53 में अचानक से इनकी मौत हो जाती है 56वें दिन। और फिर नेहरू के सामने अब ऑप्शन यही रहता है कि भाई भाषा के आधार पर हमको राज्य को पुनर्गठित करना ही होगा। और फाइनली वो डिसीजन लेते हैं कि 1 अक्टूबर 1953 को वो ये अनाउंस करते हैं कि हम भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य बनाने जा रहे हैं, और जिसका नाम होगा आंध्र प्रदेश। तो फिर आप यहां ध्यान से क्वेश्चन देखना
फर्स्ट इंडियन स्टेट विच इज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश। पंजाब, तमिलनाडु, उड़ीसा ये सब अलग से स्टेट थे। जैसे तमिलनाडु का पुराना नाम मद्रास था, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। पंजाब ऑलरेडी पहले से ही हमारा राज्य था, बाद में 1966 1 नवंबर को पंजाब से ही कुछ राज्य कटे, जैसे हरियाणा वगैरह बने, तो वो खैर अलग कहानी है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं, और हमारे सामने जो अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने जो अगला क्वेश्चन आ रहा है वो है द फॉर्मेशन डेट ऑफ दिल्ली एज अ कैपिटल इंडिया। देखिए एसएससी सीएचएसएल 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन भी जाता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस लगातार दिल्ली से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन पूछती है। आपके सामने स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा है कि भाषा के सॉरी कि दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया। आपके सामने ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 12 दिसंबर 1911 को, या 1 अप्रैल 1956। ये चारों डेट इंपॉर्टेंट है। 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए थे, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार लगा था, और 1 अप्रैल 1956 को भारतीय राज्यों को भाषा के आधार पे, अभी जो जस्ट मैंने पिछले क्वेश्चन में डिस्कशन किया था, उन्हीं राज्यों को आंध्र प्रदेश के बाद और राज्य बना दिए गए थे। 1 अप्रैल 1956 को भाषाई आधार पे राज्यों को पुनर्गठित किया गया था। चलिए तो आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करिए, शाबाश, जल्दी जल्दी। अब इस क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है, द फॉर्मेशन डेट ऑफ दिल्ली एज ए कैपिटल ऑफ इंडिया, दैट इज 12 ऑफ दिसंबर 1911। यहां पर दो चीज आप और समझ लो कि भाषा के आधार ये जो दिल्ली है, दिल्ली को एक राजधानी के रूप में जो हम बना रहे थे, तो इसके पहले इंडिया की क्या कहानी थी। अभी आप देखोगे, मैं यहाँ पे राजधानियों का एक पूरा इतिहास आपको समझा देता हूं कि भारत में सबसे पहला जो राजवंश था, भारत में जो सबसे पहला राजवंश था, जो सबसे पहला राजवंश या फिर डायनेस्टी यहां पर आई थी, उस राजवंश का नाम था हर्यक। और हर्यक वंश का जो संस्थापक था, फाउंडर था, उसका नाम था बिंबिसार। ये नाम तो आपको याद रखना है। ये जो बिंबिसार था, बिंबिसार हर्यक वंश या भारतीय इतिहास का पहला डायनेस्टी और पहला राजा बनता, और ये अपनी राजधानी बिंबिसार अपनी जो कैपिटल बनाता है, वो कैपिटल बनाता है राजगृह में। राजगीर उस समय इसको कहते थे, आज का बिहार में इस समय राजगीर ये हो गया है, उस समय इसको राजगृह कहते थे। तो उसने राजगृह में राजधानी बनाई। बाद में राजगृह से भारत की राजधानी थोड़ी सी आगे बढ़ी, और भारत की राजधानी को राजगीर के ठीक बगल में पाटलिपुत्रा में हमने स्थापित किया। इसी पाटलिपुत्रा का आजकल नाम बिहार की राजधानी पटना है। उसके बाद काफी दिनों तक पटना राजधानी रही। पटना से फिर ये राजधानी हरेश्वर कन्नौज की तरफ आई, फिर लाहौर गई, लाहौर से फिर ये राजधानी दिल्ली में आई, और दिल्ली को राजधानी बनाया था पहली बार इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश पहला मुगल मुस्लिम शासक था जिसने दिल्ली को एज ए कैपिटल डिक्लेयर किया था। और लाहौर, कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर में राजधानी बनाई, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, और उसने अपनी राजधानी को लेकर आया दिल्ली। फिर अकबर वगैरह आए, मुगल वगैरह आए, तो ये अपनी राजधानी शिफ्ट करके आगरा ले जाते हैं। बाद में फिर अंग्रेज आए तो कुछ दिन आगरा, आगरा के बाद अंग्रेज अपनी राजधानी कोलकाता ले जाते हैं। तो काफी दिनों तक भारत की राजधानी कोलकाता बनी हुई थी। 1911 में क्या होता है कि 1911 में दिल्ली दरबार लगता है। इस दरबार में दो बड़े निर्णय लिए गए थे। इस दरबार का पहला निर्णय यह था कि जो हम धर्म के आधार पे बंगाल का विभाजन किए थे, जिसको हम बंगाल विभाजन कहते हैं, हिस्ट्री का बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, और इसने लॉर्ड कर्जन ने किया। तो ये जो बंगाल विभाजन हुआ था उस समय, इसी बंगाल विभाजन के फैसले को रद्द किया गया। कब रद्द किया गया? 1905 में जो ये विभाजन हुआ था, इसको रद्द किया गया 1911 वाले दिल्ली दरबार में। और यहीं पर एक और डिसीजन लिया गया कि वी आर गोइंग टू शिफ्टेड अवर कैपिटल या इंडियन कैपिटल
फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली। तो हम लोग पहली बार अपनी राजधानी को शिफ्ट कर रहे थे, कोलकाता से कहा ले जा रहे थे, दिल्ली में। अनाउंसमेंट हो गया था और फाइनली इसका जो डिसीजन आया, वो डिसीजन आया 12 दिसंबर 1911। तो ये वो डेट है जिस तारीख पर हम लोगों ने अपनी राजधानी को ले जा दिया कोलकाता से दिल्ली। तो जितने बच्चों ने अगर कमेंट में आंसर किया है, उनका बहुत तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। आप लोग लगातार जुड़े रहिए इस चैनल पर। एक बार फिर से हम बता दें, यूसीआई कराला लाइव चैनल का नाम है, यूसीआई कराला लाइव चैनल का नाम है। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग लगातार इस समय तैयारी आपको कराएंगे। दिल्ली पुलिस के हिसाब से तो बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले इस चैनल पे 15-20 दिनों तक सारे सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को, एक और क्वेश्चन यहाँ पे हम चेक करते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है स्क्रीन पे, चलिए तो अब आपके सामने आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4। आज की श्रृंखला का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर इसको हम चेक करें यहाँ पर, अगर देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारे सामने, कि भारत का 29वां राज्य, जो भारत का 29वां राज्य है वो कौन सा है। तो अगर हम इसको देखें कि भारत का विच वन ऑफ द 29 स्टेट्स, आपके सामने ऑप्शन दे दिए गए हैं, गोवा, उत्तराखंड, तेलंगाना या झारखंड। तो सबसे पहले तो बच्चों आप ये बताओ कि इस समय भारत में कुल कितने राज्य हैं, जल्दी से कमेंट करो। तो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कितने राज्य हैं? 28। लेकिन क्वेश्चन आपका आ रहा है कि 29वां कौन सा बना था, कि भारत का कौन सा 29वां राज्य कभी था, क्योंकि आज तो 28 राज्य है, लेकिन 29वां भी कभी ना कभी कोई बना था। तो उस राज्य का नाम है तेलंगाना। अब इसकी कहानी मैं आपको समझाता हूं कि क्या हुआ था एक्चुअल में। 1956 में 7वें संविधान संशोधन द्वारा, ये याद रखना, 7वां संविधान संशोधन, ये जो 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, इसके माध्यम से भारत में नेहरू ने एक परमिट कर दिया कि चलो भाई भाषाई आधार पर हम राज्यों को पुनर्गठित करते हैं। और जब भाषाई आधार पर राज्यों को पुनर्गठित किया गया, तो उस समय भारत में कुल कितने राज्य बने थे? उस समय भारत में कुल 14 राज्य, यानी 14 स्टेट, और 14 स्टेट बने थे उस समय, और 14 राज्य, और उसके बाद 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। लेकिन धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती गई, बढ़ते बढ़ते एक समय 29 हो गई थी। तो वो जो 29 स्टेट था, 29 स्टेट जो था, उसका जो 29 स्टेट हमारे पास बना, तेलंगाना था। तो तेलंगाना वही राज्य है, जैसे मैं अगर आपको यहाँ पर आंध्र प्रदेश का मैप दिखाऊं, जैसे आंध्र प्रदेश का अगर हम मैप देखें, आंध्र प्रदेश मैप, आंध्र प्रदेश का मैप आपको मैं दिखा रहा हूं, बस एक सेकेंड। तो जैसे ये इंडिया के मैप में अगर हम देखें, तो जैसे ये पहले क्या हुआ करता था, जैसे इसी मैप को देख लो कि यहां पर ये जो मैप आपके सामने खुला हुआ है, अगर हम इस मैप को देखें तो इस मैप में ये जो पूरा का पूरा एरिया था, ये पूरा एरिया, ये पूरा का पूरा एरिया पहले आंध्र प्रदेश कहलाता था। लेकिन इसमें ये वाला जो रीजन है ऊपर, ये जो आज का तेलंगाना हमको दिख रहा है, ये आर्थिक और मतलब आर्थिक, शैक्षणिक, किसी भी तरीके से आप कह लो कि बहुत ज्यादा ये पिछड़ा हुआ था। इधर का ये जो आंध्र प्रदेश वाला पोर्शन था, कोस्टल एरियाज की तरफ वाला, कोस्टल क्षेत्रों का, ये बहुत ज्यादा विकसित था। इधर उतना डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। तो यहाँ के लोग लगातार ये मांग कर रहे थे कि भैया हमको आंध्र प्रदेश से अलग करके एक नया राज्य बना दो। तो फाइनली हमारी सरकार ने क्या किया कि 2 जून 2014 को हमने जो है कि तेलंगाना के रूप में भारत के लिए एक, हमने जो है कि तेलंगाना के लिए, तेलंगाना को भारत का एक नया राज्य जो है कि बनाकर 2 जून 2014 को दे दिया था। चलिए अब हम लोग उसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन यहां पर आएगा आपके सामने,
चलिए, द फॉर्मेशन डेट ऑफ जम्मू कश्मीर एज ए यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। एसएससी सीपीओ 2022 में अभी जस्ट क्वेश्चन आया था कि निर्माण जम्मू कश्मीर का जो निर्माण हुआ, जम्मू कश्मीर का जो यहाँ पे निर्माण हो रहा है, जो फॉर्मेशन हो रहा है, ये जो फॉर्मेशन हो रहा है एक यूनियन टेरिटरी के रूप में कब हुआ। तो आप सबको पता है कि जब भारत 1947 में आजाद हुआ था और जब हमारा स्टेट रिकंस्ट्रक्शन हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस, तो उस समय जम्मू कश्मीर हमारा एक राज्य हुआ करता। लेकिन फाइनली 2019 में भारत सरकार ने एक बड़ा डिसीजन लिया। जम्मू कश्मीर को उन्होंने क्या किया कि राज्य की श्रेणी से हटा दिया, ताकि जम्मू कश्मीर अब स्टेट नहीं रहेगा और उसको हम यूनियन टेरिटरी बनाएंगे। और उसमें भी जम्मू कश्मीर, जैसे ये पूरा जम्मू कश्मीर था, इस जम्मू कश्मीर को दो पार्ट में इन्होंने तोड़ दिया। एक पार्ट जो था, एक पार्ट जो खुद जम्मू कश्मीर रह गया, दूसरा ये बड़ा वाला जो पोर्शन था इसको नाम दिया गया लद्दाख। तो ये लद्दाख रीजन एक यूनियन टेरिटरी बना और दूसरा जम्मू कश्मीर बना। तो ये पूरी कहानी कब हुई थी? ये पूरी जो कहानी हुई थी इसमें आपके सामने डेट है 5 अगस्त 2019, 31 अक्टूबर 2019, 1 जनवरी 2019। तो इसका जो सबसे सटीक आंसर है वो है 31 अक्टूबर। जो सटीक क्या, जो सबसे करेक्ट आंसर है वो 31 अक्टूबर 2019। 5 अगस्त तो वो तारीख है जब जम्मू कश्मीर के लिए संसद से ये सारा पास कराया गया था। फाइनली राष्ट्रपति साइन करके इसको 31 अक्टूबर को भारत में लागू। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने आ रहा है, अगला क्वेश्चन यहां पर है अपने सामने स्क्रीन पर। जल्दी से रेडी हो जाइए कमेंट करने के लिए सारे के सारे। यहां पे जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है हमारे सामने, विच स्टेट इज नोन एज ग्रेन स्टोर ऑफ इंडिया एंड द ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया। भारत का कौन सा राज्य ग्रेन स्टोर, ग्रेन स्टोर का मतलब होता है अनाज भंडार, अनाज भंडार कहलाता है। भारत का कौन सा स्टेट है जिसको हम अनाज भंडार कहते हैं? और दूसरा यहीं पर उसी सेम स्टेट को ब्रेड बास्केट ऑफ द इंडिया, उसको रोटी की डलिया भी कहते हैं। जैसे विश्व में एक क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड ब्रेड बास्केट कौन सा कंट्री है, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछते हैं एसएससी वाले। तो वर्ल्ड ब्रेड बास्केट, जो वर्ल्ड ब्रेड बास्केट है ये हम यूक्रेन को कहते हैं, यूक्रेन। ये जो हमारा यूक्रेन है वो वर्ल्ड ब्रेड बास्केट कहलाता है। तो इंडिया में किस स्टेट को हम कहते हैं? एसएससी सीपीओ 2019 का क्वेश्चन है, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या मध्य प्रदेश। तो जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करिए आप सारे। यहाँ पे आंसर है, बिल्कुल सही आंसर जो इसका है, वैसे तो गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश कर रहा है इंडिया में, लेकिन जो प्रोडक्टिविटी है पर हेक्टेयर या पर बीघा पर किला जो भी कह लो, तो वो सबसे ज्यादा पंजाब की है। तो पंजाब में एक बीघे में सबसे ज्यादा गेहूं पैदा होता है। दैट्स व्हाई पंजाब इज नोन एज ग्रेन स्टोर ऑफ इंडिया एज वेल एज ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया। तो पंजाब की खेती बहुत अच्छी है, पंजाब के किसान बहुत अच्छी खेती करते हैं, उनके पास सारी सुविधाएं हैं, सिंचाई की सुविधा है, उर्वरक की सुविधा है, सारी फैसिलिटीज वो ले रखे हैं। तो उनकी जो उनके पास नई टेक्नोलॉजी है, नए पेस्टिसाइड्स है, फर्टिलाइजर्स है, तो सब कुछ उनके पास है, इसलिए इनकी खेती बहुत अच्छी होती है। तो पंजाब को हम भारत का एक अग्रणी कृषि राज्य भी कह सकते हैं एक तरीके से। चलिए हमारे पास अगला जो क्वेश्चन आ रहा है हमारा यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है हमारा, Which constitution amendment is related with Indian states reorganization on the basis of languages? Most important question है, इंग्लिश वाले समझ गए होंगे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझे इस क्वेश्चन का क्या मतलब है कि भारत का कौन सा संविधान संशोधन भाषा के आधार पर, ये देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस इंडिया को रीऑर्गेनाइज किया गया था। तो कौन सा संविधान संशोधन है? विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज related with Indian states reorganization on the basis of languages? जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर बताइए। थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सेवेंथ या 10th? तो इसका सबसे सही आंसर है सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये जो सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 7वां संविधान संशोधन, ये 1956 में हुआ था। और इस
1956 में ये जो संविधान संशोधन हुआ, इसका सबसे बड़ा पर्पज यही था कि हम भाषा के आधार पर राज्यों को पुनर्गठित करेंगे। और जस्ट मैंने आपको बताया था कि 1956 में भारत में कुल कितने राज्य थे? 14 राज्य थे। और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। आज 2023 में भारत के पास कितने राज्य हैं? 2023 में भारत के पास कुल राज्यों की संख्या है 28। तो आज हमारे पास 28 राज्य हैं। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो आज अपने पास जो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है वो 8 है। 8 यूनियन टेरिटरी और 28 राज्य 2023। लेकिन उस समय जब इंडिया को ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस हम रीऑर्गेनाइज किए थे विद द हेल्प ऑफ 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो उस समय हमने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। चलिए इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, विच वन इज द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू एरिया? एसएससी सीजीएल 2020 का आया हुआ क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है। इसलिए बनता है कि जैसे अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि भारत में कितने यूनियन टेरिटरी हैं? 8 यूनियन टेरिटरी है। इन 8 यूनियन टेरिटरीज के अगर हम नाम देखें, बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि 8 यूनियन टेरिटरीज कौन कौन से हैं। फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता दूं, सबसे पहले दिल्ली हमारा एक यूनियन टेरिटरी है। उसके बाद पुदुचेरी है। उसके बाद दमन दीव एंड दादर नागर हवेली है। उसके बाद हमारा लद्दाख है। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर है, चंडीगढ़ है। उसके बाद अंडमान एंड निकोबार है तथा लक्षद्वीप है। ये 8 हमारे पास यूनियन टेरिटरी है। टोटल 8 यूनियन टेरिटरी। इस 8 यूनियन टेरिटरीज में अगर वो आपसे ये पूछते हैं कि भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से यूनियन टेरिटरी कौन है, जैसे एसएससी सीजीएल 2020 में एसएससी वालों ने क्वेश्चन बनाया कि बताओ भाई भारत का सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी कौन है, तो इस समय इंडिया का सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी जो है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया वो लद्दाख है। तो यहीं पर एक क्वेश्चन और बन रहा है कि तो भाई बताइए आप कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो उसका आंसर आपके सामने है लक्षद्वीप। ये दोनों आप याद रखना। मैं यहाँ पे आपको और अच्छे से समझा देता हूं। अगर हम अपने यूनियन टेरिटरीज को देखें तो यूनियन टेरिटरीज को 2 पार्ट में मैं यहां बांट दे रहा हूं। एक पॉपुलेशन के हिसाब से मैं यहाँ पे डेटा आपको दूंगा, एक मैं यहाँ पे एरिया के हिसाब से डेटा दूंगा। तो जैसे अगर हम यहाँ पर देखें कि जो पॉपुलेशन हमारा है, पॉपुलेशन के हिसाब से हमारा जो सबसे मैक्सिमम स्टेट है और सबसे मिनिमम स्टेट यूनियन टेरिटरी, यानी कि जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, उसका आंसर आपके सामने आ जाएगा। जो इसका आंसर होगा दिल्ली। तो ये याद रखिएगा, जनसंख्या के हिसाब से हमारा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। अगर हम उसी जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। ये जो लक्षद्वीप है ये हमारा जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। सेम अगर इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे रिपीट करते हैं, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ एरिया वाइज अगर देखें क्षेत्रफल के अनुसार, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो एसएससी सीजीएल ने 2020 में क्वेश्चन भी ड्रॉ किया था कि भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश बताइए। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, एकदम याद रखना, लद्दाख। तो ये जो लद्दाख हमारा है ये क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। और जो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है अकॉर्डिंग टू एरिया वो सेम वही लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप जनसंख्या में भी और क्षेत्रफल में, ये जो है कि जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में भारत का सबसे छोटा राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, पुदुचेरी इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया? आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन। अभी जस्ट हमने 8 यूनियन टेरिटरीज की बात किया। हमारे पास टोटल कितनी यूनियन टेरिटरीज है? 8 यूनियन टेरिटरीज है, 8।
ये जो हमारे पास 8 यूनियन टेरिटरीज है, इन 8 यूनियन टेरिटरीज में आप यहां पे ध्यान से समझिएगा, पुदुचेरी ऐसा यूनियन टेरिटरी है जो कुल 4 राज्यों में फैला है, 3 राज्यों में फैला है, 5 राज्यों में फैला है या 6 राज्यों में फैला है। तो पुदुचेरी भारत का ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसको पुदुचेरी भारत का ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसको हम ये कह सकते हैं कि यह 3 राज्यों में फैला हुआ है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जिनको नहीं पता है इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझना। यहाँ पे मैं आपको मैप में दिखाता हूं, उसके सामने यहाँ पे मैप आ रहा है इंडिया का। ये जो मैप आपके सामने खुल रहा है, ये देखिए, यहां पर यहाँ पे आपके सामने पुदुचेरी दिख रहा है। पुदुचेरी के कुल 4 जिले होते हैं। कौन कौन से होते हैं? यनम पुदुचेरी का पहला जिला होता है। पुदुचेरी का जो पहला जिला होता है वो है यनम। उसके बाद यहां पर खुद कराईकल और खुद पुदुचेरी, ये 2 यहां पे जिले हो गए, और एक जिला माही। तो ये 4 जिले हो गए। तो पुदुचेरी के पास कितने जिले हो गए? पहले तो आप ये जानना कि 4। और पुदुचेरी के जो 4 जिले हैं, यनम 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 किस स्टेट में पड़ेगा? यनम का जो लोकेशन है वो आंध्र प्रदेश में। यनम का लोकेशन आंध्र प्रदेश में। पुदुचेरी के 2 और जो जिले हैं, एक खुद यहाँ पे पुदुचेरी है। ये जो पुदुचेरी है ये इसका लोकेशन हमारा तमिलनाडु में है। और जो कराईकल है, यहाँ एक और आपको जिला दिख रहा है, कराईकल। ये जो कराईकल है इसका भी लोकेशन आप देखोगे तो तमिलनाडु में है। और यहाँ पर एक और जिला है माहे। ये जो माहे डिस्ट्रिक्ट है ये आपको दिख रहा है यहाँ पर केरला में। तो माहे आपको कहां पर दिख रहा है? ये दिख रहा है केरल में। तो ये कुल मिला जुलाकर केरला में है ये। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल 4 जिले हो गए पुदुचेरी के, जो 3 स्टेट्स में है, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में और केरला में। तो हम अपने क्वेश्चन पर वापस चलते हैं। हमारा जो क्वेश्चन था हमारे सामने स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन यही था कि भारत का एक सेकेंड, हाँ, पुदुचेरी इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो आपको ऐसा तुरंत देख देना है कि कितने स्टेट्स में ये पुदुचेरी फैला हुआ है। तो ये फैला हुआ है हमारा टोटल जो है कि 3 स्टेट्स। ठीक है। पुदुचेरी के बारे में एक चीज और याद रखना बच्चों, हमारे पास जो 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, इन 8 यूनियन टेरिटरीज में सिर्फ 3 ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिनके पास अपना खुद का विधानसभा है। याद रखना, खुद की विधानसभा वाले जो लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली सिर्फ और सिर्फ 3 यूनियन टेरिटरीज के पास है जहां पर मुख्यमंत्री बन सकता है। 8 केंद्र शासित प्रदेशों में सिर्फ 3 केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री बनेंगे। वो कौन कौन से हैं? एक तो हमारा दिल्ली के अलावा पुदुचेरी, पुदुचेरी के अलावा जो हमारा एक और केंद्र शासित प्रदेश है, अभी नया नया बना है, इस पर भी मैंने क्वेश्चन अभी आपसे कराया था, 31 अक्टूबर 2019 को बना था, जम्मू कश्मीर। ये सिर्फ 3 यूनियन टेरिटरीज हैं। बाकी जो 5 यूनियन टेरिटरीज हैं वो डायरेक्ट राष्ट्रपति कंट्रोल करते हैं। अपने जो भी उनके सहयोगी होते हैं उनके अंडर में जो अधिकारी होते हैं, कहीं पे गवर्नर उपराज्यपाल बैठा देते हैं, कहीं पे गवर्नर जनरल बैठा, ऐसे करके वो पद का नाम रखे हुए हैं। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा हमारा काम चलता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इस श्रृंखला का। अगला जो हमारे सामने क्वेश्चन आ रहा है, इंडिया शेयर्स हाउ मच परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया ऑफ द अर्थ। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल का या पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का
कितना परसेंट? इंडिया पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट, हाउ मच परसेंटेज शेयर करता है? अगर हम इस पृथ्वी के मैप को देखें, इस पूरी पृथ्वी के मैप में ये छोटा सा भारत है, तो इस पूरे पृथ्वी के क्षेत्रफल में भारत का शेयर आखिर क्या है? क्या 17.5% है? क्या 10.5% है? क्या 2.4% है? या क्या 5.4% है? जल्दी जल्दी कमेंट करिए बच्चों। पहले तो बहुत सारे बच्चों को यह पता होगा कि भारत का टोटल एरिया 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। 32,87,263, 32,87,263 किमी स्क्वायर इसका एरिया है। और इस एरिया के हिसाब से इंडिया जो टोटल धरती के क्षेत्रफल में अपना हिस्सा रखता है, वह हिस्सा है इंडिया का जस्ट 2.4%। और यहां पर एक चीज और समझिएगा, जब हम 2.7% यहां रख रहे हैं, सॉरी 2.4%, इस 2.4% रखने के साथ हमारा टोटल विश्व में क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कौन सा रैंक आता है? तो हम 7वें नंबर पर आते हैं विश्व में। और 7वें नंबर पे हम जो आ रहे हैं, तो हमसे बड़े जो 6 देश हैं वो कौन कौन से हैं? रसिया हमसे बड़ा है, रसिया के बाद कनाडा, ये हमसे क्षेत्रफल में बड़ा है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है चाइना, ये हमसे एरिया वाइज बड़ा है। उसके बाद यूएसए, अमेरिका हमसे बड़ा है। उसके बाद ब्राजील, ये हमसे एरिया में बड़ा है। और सबसे लास्ट ऑस्ट्रेलिया, ये हमसे बड़ा है। इसके अलावा एरिया में इंडिया से कोई नहीं। तो इंडिया अकॉर्डिंग टू एरिया, जैसे ये तो शेयर आपसे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं। मान लीजिए अगर दिल्ली पुलिस में पूछ दे कि इंडिया का क्षेत्रफल में कौन सा रैंक है, तो आपको तुरंत बता कर आना है कौन सी रैंक है। अगर वो ऐसे भी क्वेश्चन बना सकते हैं कि विच कंट्री इज नॉट लार्जर देन इंडिया, तो उसमें ऑप्शन ये 3 इसमें से डाल देंगे, एक कोई एक और ऑप्शन दे देंगे, जैसे अर्जेंटीना दे दिया, फ्रांस दे दिया, जर्मनी दे दिया, तो वो क्षेत्रफल में हमसे क्या है कि बहुत ज्यादा छोटे हैं। चलिए एक और क्वेश्चन यहां पे देखते हैं। जो एक और क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, विच वन इज द मोस्ट साउदर्न पॉइंट ऑफ इंडियन टेरिटरी। ये बहुत ज्यादा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, इसको मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए कर दे रहा हूं कि साउदर्न इंडियन टेरिटरी का पॉइंट कौन सा है। तो अगर पहले मैं आपको इसको मैप में दिखाऊं, जैसे अगर हम इंडिया के मैप को यहां पर एक बार फिर से चेक करते हैं, जैसे ये हमारा इंडिया का मैप है, ये देखिए इंडिया के मैप में हमारे पास 2 पॉइंट्स दिख रहे हैं। तो हमारे पास पॉइंट दिख रहा है एक तो हमारे पास पॉइंट दिख रहा है ये जो पॉइंट है, एक तो ये साउदर्न है, ये साउदर्न है। यहां पर देखिए एक हमारे पास ये है कन्याकुमारी, और यहां पर एक है इंदिरा पॉइंट। इन दोनों में अगर हम देखेंगे तो हमारा जो इंदिरा पॉइंट है, उसका जो अक्षांशीय विस्तार है या अक्षांशीय मान, इसको हम लैटिट्यूडनल इसको हम लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन हम कह सकते हैं। ये जो हमारा लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन है, इस इंदिरा पॉइंट का है 6 डिग्री के आसपास और इसका है 8 डिग्री के आसपास एग्जैक्टली। अब आप ये देख लो 8 डिग्री और 6 डिग्री में 6 डिग्री ज्यादा साउथ में आ रहा है। तो अगर यहीं पे जो हमारा यहाँ क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था भाई? क्वेश्चन हमारा ये था कि भारत का जो सबसे सदर्न पॉइंट इंडियन टेरिटरी का है वो कौन सा है। अगर आपसे वो मेन, जैसे ये इंडिया है और इसके मेन लैंड का पूछेगा इसका,
तो आपको कन्याकुमारी बताना है। लेकिन अगर पूरे इंडियन टेरिटरी का ले लेगा तो अंडमान निकोबार भी वो मेंशन कर रहा है, इसका मतलब आप ये समझना। तो ये है आपका इंदिरा पॉइंट हमारे पूरे भारत का, इंडियन टेरिटरी का सबसे सदर्न पॉइंट है। और अगर इंडिया के मेन लैंड का पूछेगा, जो इंडिया की मुख्य भूमि है, तो उसका आपको बताना है कन्याकुमारी। दोनों क्वेश्चन ध्यान से समझ लेना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टेट्स हैव कोस्टल लाइन? भारत के कुल कितने राज्यों के पास समुद्र तट है? तो ये तो बहुत सारे बच्चों एकदम सबको इस क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे जरा दीजिए कमेंट बॉक्स में। भारत के कितने स्टेट्स के पास कोस्टल लाइन है? कितने भारतीय राज्यों के पास कोस्टल लाइन है? भारत के कुल 9 स्टेट्स हैं जिनके पास कोस्टल लाइंस है। वो 9 स्टेट्स कौन कौन से हैं? वो 9 स्टेट्स अगर हम देखें यहां पर फिर से एक बार मैप, इंडिया के मैप में ही आपको दिखाते हैं। इंडिया का जो मैप ये हमारा इसके सामने आ रहा है, इस मैप में अगर हम देखें तो इंडिया के जो स्टेट्स हैं, जैसे अगर ये अरेबियन सी की तरफ देखें, ये जो हमारा अरेबियन सी है, अरेबियन सी की तरफ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, तो 5 स्टेट तो इधर हो गए अरेबियन सी की तरफ। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, ये 5 स्टेट जिनके पास कोस्टल लाइन है, यानी कि समुद्र तट रेखा है, ये देखना। उसके बाद 4 राज्य इधर हैं बे ऑफ बंगाल। कौन कौन से हैं? वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो इधर कौन हो गया? उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। तो टोटल 4 इधर और 5 इधर, टोटल कितने स्टेट हो गए? 9 स्टेट्स। तो अगर हम यहां पर जो क्वेश्चन हमारा था, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि भारत के कुल कितने राज्यों के पास, भारत के कुल कितने राज्यों के पास कोस्टल लाइंस था? तो भारत के कुल कितने राज्यों के पास कोस्टल लाइन था? तो भारत के कुल 9 राज्यों के पास, ये जो 9 राज्य हैं, इन 9 राज्यों के पास कोस्टल लाइन है, 9 राज्यों के पास। चलिए आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।